नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला और आज आपके लिए लेकर के आया हूं म्यूचुअल फंड की एक नई स्कीम जिसका नाम है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड का। ये मेरे चैनल पे PGIM इंडिया का पहला वीडियो है, तो अपने इसमें डिटेल में बात करेंगे कि क्यों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड लेकर के आया एक नई स्कीम। आपको मालूम है कि ऑलरेडी ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी की करीबन 25-26 म्यूचुअल फंड कंपनीज ऐसी हैं जो कि लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी उनकी म्यूचुअल फंड स्कीम चल रही है। आपके पोर्टफोलियो में अगर लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, तो फिर इस फंड की कहाँ पोजीशनिंग आती है। अगर आपके फंड पोर्टफोलियो के अंदर पहले से लार्ज मिड कैप एक स्कीम है, दोनों मिला करके, फिर इस फंड की कहाँ पोजीशनिंग आती है, क्या रिस्क एसोसिएटेड है, इस किस तरीके के इन्वेस्टर को इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस वीडियो में सारी बात करने वाले हैं। बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले समझते हैं कि लार्ज एंड मिड कैप फंड क्या होता है। जैसा कि आपको मालूम है कि फर्स्ट 100 कंपनीज लार्ज कैप कैटेगरी में होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और 101 से लेके 250 के बीच की जो कंपनीज है वो मिड कैप कैटेगरी में होती है। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करेगा, इसका मतलब है कि दोनों कैटेगरी लार्ज और मिड कैप यानी 1 से लेके 250 तक स्टॉक इस पोर्टफोलियो के अंदर मिनिमम होंगे ही होंगे। अब लार्ज एंड मिड कैप दोनों एक ही स्कीम के अंदर होने का फायदा क्या होता है कि लार्ज कैप आपको एक स्टेबिलिटी देता है और मिड कैप एक ग्रोथ देता है, यानी डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट कर देता है लार्ज कैप, और मिड कैप अगर ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने की अपर साइड की जो अपॉर्चुनिटी है उसको बढ़ा देता है। ये डेटा में भी रिफ्लेक्ट होता है। अगर आप रोलिंग रिटर्न देखेंगे 3 साल का और साथ में रिस्क देखेंगे, रिस्क का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आप देख पा रहे होंगे कि 3 साल के रोलिंग रिटर्न के अंदर 19.9% का स्टैंडर्ड डेविएशन है, और निफ्टी लार्ज कैप और मिड कैप का 13.9% का रिटर्न है। ये रोलिंग रिटर्न है। रिस्क का क्या मतलब है? रिस्क का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन से। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है कि एवरेज पॉइंट से कितने परसेंट प्लस या माइनस दोनों तरफ जा सकता है, उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। यानी अगर आपका एवरेज कोई चीज़ का 100 है और अगर 19.9% स्टैंडर्ड डेविएशन है या रिस्क है, तो इसका मतलब ये है कि ये 100 की चीज़ 80 रुपये भी जा सकती है और 100 की चीज़ 120 रुपये भी जा सकती है। बाय एंड लार्ज आपको सिंपल शब्दों में बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन जितना कम होता है उतना ही स्कीम में कंसिस्टेंसी रहती है, उतना ही उतार चढ़ाव कम रहता है। तो अगर आप इस स्लाइड में देखेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, रिस्क जिसको डेनोट कर रहा है, 19.9% है, जबकि निफ्टी 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन है 20.6%। यानी अकेले लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे भी कम उतार चढ़ाव इस स्कीम के अंदर हुआ, और रिटर्न में भी बढ़ोतरी हुई। उसमें जहां निफ्टी 100 में 12.7% का रिटर्न है, वहीं पर 13.9% का रिटर्न है निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप टोटल 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अंदर। अगर आप निफ्टी स्मॉल कैप से इंडेक्स से कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन देखिए 21.4%, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बढ़ गया और रिटर्न भी इससे कम हुआ। 13.9% की बजाय 13% का रिटर्न हुआ। तो दो चीज़ें यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है इस स्लाइड से। इससे जो मैसेज मैं कन्वे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि रिस्क में उतार चढ़ाव में वोलेटिलिटी में कम हुआ और रिटर्न में उतना कम नहीं हुआ, इवन 1-2% से बढ़ा। तो ये लार्ज एंड मिड कैप आपके पोर्टफोलियो में ये सिग्निफिकेंस रखता है। 5 ईयर रोलिंग रिटर्न देखते हैं तो वो भी वहाँ पर भी ऐसा ही गणित समझ में आता है। और एक और नई बात जो लार्ज एंड मिड कैप पोर्टफोलियो के अंदर आने से क्या होता है कि सेक्टर डाइवर्सिफाइड हो जाता है और एक सिग्निफिकेंट एक्सपोजर अपने को मिल जाता है। वो अगर आप देखेंगे तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जैसे टेक्सटाइल है, मीडिया है, इंटरटेनमेंट है, डाइवर्सिफाइड, तो ये सेक्टर्स जो हैं वो आपको निफ्टी 100 के अंदर नहीं मिलेंगे। जबकि अगर लार्ज एंड मिड कैप दोनों फंड ले लेते हैं तो ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज के अंदर इनका एक एक्सपोजर होता है प्रोमिसिंग या न्यू एज सेक्टर की जो कंपनीज होती है उनमें। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप समझेंगे एफएमसीजी सेक्टर का लार्ज कैप में 10% वेटेज है, मिड कैप के अंदर 1.3% वेटेज है। तो अगर लार्ज कैप लेते हैं तो वो ओवर वेटेज हो जाता है, मिड कैप लेते हैं तो अंडर वेटेज हो जाता है। लेकिन लार्ज एंड मिड कैप दोनों लेने की वजह से अपने पोर्टफोलियो में क्या है कि 5.6% का वेटेज आ जाता है, जो कि एक बैलेंस आउट कर देता है पूरे पोर्टफोलियो को।
और उसी तरीके की कहानी, उसी तरीके की स्टोरी हेल्थ केयर और कैपिटल गुड के अंदर भी है। अपने जो यहाँ पर लार्ज कैप फंड्स हैं, अगर उसको ग्लोबल कंटेक्स्ट में देखें, दुनिया की नज़र में देखें कि वो किस पोजीशन पे हैं, तो अपने यहाँ के जो बड़े लार्ज कैप हैं या अपने यहाँ के जो हाथी हैं, वो दुनिया की नज़र में स्मॉल बच्चे नज़र आते हैं, छोटे बच्चे नज़र आते हैं। वो आप इससे देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ जो यहाँ पर नंबर 1 है, वो 56 की रैंक है दुनिया में। एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आप ये बात मैंने आपको लार्ज एंड जो मोतीलाल ओसवाल का लार्ज कैप एनएफओ है उसके दौरान भी मैंने बताई थी। एचडीएफसी बैंक जो 85 नंबर की रैंक पे आता है, एनटीपीसी 221 नंबर की रैंक पे आता है, सन फार्मा 220 में आता है, टाइटन 217 नंबर की रैंक में आता है। तो जो यहाँ के अपने हाथी हैं वो दुनिया की नज़र में छोटे बच्चे हैं। अब मैं बात करता हूँ पोर्टफोलियो की पोजीशनिंग की। पोर्टफोलियो पोजीशनिंग की जैसे मैंने बात की, तो लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर ये 35% मिनिमम पैसा इन्वेस्ट कर ही करेंगे, मैक्सिमम 65% पैसा इन्वेस्ट करेंगे। मिड कैप कैटेगरी के अंदर अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 35% पैसा और मैक्सिमम 65% पैसा। स्मॉल कैप कैटेगरी या डेट रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट या इक्विटी से रिलेटेड भी ये 30% तक जा सकते हैं। अब इस तरीके के फंड को लेने की एक और नज़र जो वजह नज़र आती है, यह फंड जो है वो ग्रोथ स्टाइल पे फोकस करेगा। आपको मालूम है कि दो तरीके के स्टाइल होते हैं, एक वैल्यू स्टाइल और एक ग्रोथ स्टाइल। वैल्यू स्टाइल वो होते हैं जो कि अंडर वैल्यूड स्टॉक के अंदर परफॉर्म इन्वेस्ट करते हैं, और ग्रोथ स्टाइल वो होते हैं जो अबो एवरेज जीडीपी ग्रोथ से ज़्यादा जिनकी ग्रोथ है शेयर्स की, उन शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो पिछले 14 साल का अगर अपने डेटा का एनालिसिस करें तो पिछले 14 साल में से 10 बार ऐसा हुआ कि ग्रोथ स्टाइल ने आउट परफॉर्म किया। 2000 कैलेंडर ईयर 2010 से लेके कैलेंडर ईयर 2023 तक का आपके सामने डेटा है। तो हर बार देखिए, ज़्यादातर 14 बार में से ग्रोथ ने 10 बार आउट परफॉर्म किया। यह फंड भी ग्रोथ स्टाइल का ही फंड है। इसके बाद बात करते हैं फंड के फैक्ट्स की। फंड के फैक्ट्स में बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट इसमें 5000 रुपीज़ का किया जा सकता है। मिनिमम एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसमें 1000 का किया जा सकता है। बेंचमार्क की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स टोटल रिटर्न इंडेक्स है। फंड मैनेजर विनय पहाड़िया और उनकी पूरी टीम है। एग्जिट लोड की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जिट लोड 90 डेज से पहले, यानी करीबन 3 महीने से पहले अगर आपने पैसा वापस निकाला तो 50 पैसे का एग्जिट लोड है, यानी 1 लाख रुपए पर 500 रुपया। 90 दिन के बाद अगर अपने निकालते हैं तो कोई एग्जिट लोड इस फंड में नहीं है। अब मैं बात करता हूँ रिस्कोमीटर की। रिस्कोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में है, या इसका मतलब है कि आपके प्रिंसिपल में उतार चढ़ाव होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी स्कीम जो 65% से ज़्यादा इक्विटी में एक्सपोजर रखती है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर ही आती है। टैक्स किस कैटेगरी के लगेगा तो इक्विटी टैक्स अप्लीकेबल होगा, क्योंकि 65% से ऊपर हमेशा इक्विटी इसमें रहने वाला है। इक्विटी यानी सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब इस फंड को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो वो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, रिस्क प्रोफाइल, फाइनेंशियल गोल, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। उसका एक अलग से छोटा सा वीडियो मैंने बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर। नमस्कार।